बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ चुकी है। सिख रेजिमेंट जो है भारत के अंदर, उसके अंदर अब समझ लें कि उसका बोरिया बिस्तर होने लगा है गोल। मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं और ये वजूहात कोई आम तज्जियाकार नहीं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, भारत के सीनियर तज्जियाकार, वो बता रहे हैं कि किस तरह से, किन वजूहात की बिना पर, किन रीजंस की वजह से ये रेजिमेंट इस वक्त किस्सा पारीना बनने के बहुत करीब है। और वो रेजिमेंट जिसका बड़ा अहम किरदार है भारतीय फौज के अंदर, भारतीय सेना के अंदर, बड़े जांफिशानी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ अपने मुल्क के दिफा को यकीनी बनाता रहा सिख रेजिमेंट। लेकिन जो तासुब, जो नफरत और जो जहर का बीज बोया गया है, खालिस्तान के करता धरता तमाम लीडर्स को जिस तरह से चुन चुन के मरवाया जा रहा है, जिस तरह से सिखों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उन्हें गद्दार वतन करार दिया जा रहा है। और ये मसला सिर्फ सिखों के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ उससे बदतर सलूक हो रहा है, ईसाइयों के साथ उससे बदतर सलूक होने लग गया है। इस क्रिसमस पे जो ईसाइयों के साथ हुआ, तो ये सारी कारस्तानियां जिसकी वजह से अब इनकी फौज के अंदर भी दरार आ चुकी है और इसको खुद उनके अपने तज्जियाकार अब रिपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। साथ में डेवलपमेंट आपको बताएंगे, एक बहुत ही खतरे की घंटी उस वक्त बज चुकी है जब ईरान की तरफ से फांसियों पर अमल दरामद को शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने बड़ी सख्त वार्निंग दी थी ईरान को कि भाई जो जंगी कैदी हैं या फिर जो तकरीबकारियों, मुजाहिरों के अंदर हमारे जासूस पकड़े गए, या तो खैर उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उनको पता था कि हमारे भेजे हुए जासूस हैं, जब इनको फांसियां होंगी तो फिर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और वो हो चुका है। ईरान में फांसियों का आगाज हो चुका है। एक इस्राएली सहूलतकार को फांसी दी गई है और इससे मुतालिक क्या तफसीलात सामने आई आपको बताएंगे। मार्को रूबियो क्या धमकी लगा रहे हैं ईरान को और फिर उसका जवाब क्या दिया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम बहरी बेड़ा अमेरिका का पहले ही मिडल ईस्ट में पहुंच चुका है और वहां पर एक जंगी माहौल बनाया गया है, लेकिन ईरान भी डरने वाला नहीं है, वो ये खुलकर बता रहा है। लेकिन मुमकिन तौर पर इस बार अगर हमला होता है तो वो किन किन अहदाफ पर होगा। पिछली बार हमने देखा कि उनकी टॉप टीयर लीडरशिप, अस्करी क़यादत को, उनके साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। इस बार मुमकिन हदफ क्या हो सकता है अमेरिका का। पिछली बार उन्होंने जोहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया था, जिसको अब ईरान तो ये क्लेम करता है कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से पहले से ज़्यादा महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, बल्कि पहले से ज़्यादा मौसर तरीके से हम जवाब देने की पोजीशन में भी हैं। तो मुमकिन हमले कहाँ पर हो सकते हैं, किन किन मकामात पर हो सकते हैं, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं सिख रेजिमेंट के खात्मे से। क्या वजूहात हैं, इंडियन तज्जियाकार, रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। आज ये क्राइसिस है कि सिख जवान जो है इंडियन आर्मी में, खास तौर पे जट सिखों की बात कर रहा हूं, वो अवेलेबल नहीं, उसकी अपील। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 4 मोटे कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी है और जब मैं अपनी समझता हूं। सबसे पहला रीजन ये क्यों आ नहीं रहे हैं, वो इसलिए प्रोबेबली जब से अग्निपथ स्कीम आई है, अग्निवीर आए हैं, वैसे भी देश के अंदर आपने इसके ऊपर मेरे कई वीडियो देखे होंगे, मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे कि एक अट्रैक्शन मिलिट्री के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए कम हो गया, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो शायद पंजाब के नौजवान भी अग्निपथ स्कीम के कारण जो है अब सेना में आना नहीं चाहते, क्योंकि 4 साल आना है, उसके बाद भी कैरियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। दूसरा रीजन जो काफी सोशल मीडिया में लोग कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो है ड्रग्स का प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये लगता है थोड़ा ओवर हाइप्ड है। हमारी हॉकी टीम में अभी भी सिख जवान खेल रहे हैं, जबरदस्त हॉकी खेल रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी नजर आते हैं हमें। तो ड्रग्स का इशू है, पर ड्रग्स का इशू पैन इंडिया है, आज सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, तो थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बट यस कहीं ना कहीं हो सकता है उसका भी हो। तीसरा रीजन है ल्योर ऑफ गोइंग अब्रॉड, विदेश जाने की, ये रियल है। और ये सब पंजाब में तो कई 4-5 दशकों से हम देख रहे हैं विदेश जाने की एक होड़ है, बट अब ये हरियाणा में भी नजर आ रहा है, पड़ोस में। बिल्कुल बहुत से नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, इस स्कीम के आने के बाद जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेन में जाएं और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो है वहां बिताए। तो ये है। चौथा जो है, जो काफी एविडेंट है और नजर आया है, वो हुआ जब ये जो फार्मर्स एजिटेशन था, जो किसान आंदोलन था, उसमें जिस प्रकार का डोमेस्टिक नैरेटिव पेंट किया गया। तो नाज़रीन, ये 4 रीजंस हैं। एक तो अग्निपथ जो एक रिफॉर्म लाया गया था, जिसके अंदर 4 साल के बाद भी क्वेश्चन मार्क होता है, आपका फ्यूचर, आपका करियर जो है वो महफूज होगा या नहीं होगा। अब्रॉड बहुत से लोग जा रहे हैं। ड्रग्स का मामला, जो नशे की लत में मुब्तला होने वाला मामला है, वो भी है। और एक जो चौथी रीजन उन्होंने बताई है, खुलकर तो उसका इजहार नहीं कर सके, लेकिन वो वही है, किसान मूवमेंट से जो तहरीक शुरू हुई थी सिखों की, पंजाब के लोगों की, और वो इस कदर बढ़ गई कि उसमें चीज़ें एक्सपोज हो गई कि हुकूमत जो है, भाजपा सरकार जो है, वो कितनी नफरत करती है ना सिर्फ पंजाब के किसानों से, सिखों से,
बल्कि असल मुद्दा खालिस्तान की तहरीक का है, क्योंकि बहुत से सिख जो हैं वो खालिस्तान के तहत अपनी आज़ाद रियासत चाहते हैं, आज़ाद मुल्क चाहते हैं, और भाजपा सरकार के लिए ये जो मंसूबा है ये किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। तो इस नफरत को, इस तासुब को और इस झूठ पर मबनी जो बयानियाँ जिसका एक प्रचार किया जाता है गोदी मीडिया के ज़रिए भी और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ज़रिए भी, जिसकी वजह से अब सिख रेजिमेंट जो है वो उसमें ना सिर्फ सिखों की दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है बल्कि अनकरीब लगता है कि उसका खात्मा होने जा रहा है। और ये आगाज़ है इंडियन फोर्सेस के अंदर टूट फूट का, क्योंकि वो सिख रेजिमेंट जो फ्रंट फुट पर आकर अब तक की दिफा को यकीनी बनाती रही भारत को, अब उसके अंदर किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो फोर्सेस के अंदर हिस्सा लें या उसके अंदर ज्वाइन करते हुए भारत के दिफा को यकीनी बनाया जाए। तो हमें इस दुश्मन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो अपने लिए खुद ही काफ़ी है। जिस तरह से इन्होंने अभी रिपब्लिक डे के ऊपर परेड का मुजाहरा किया है, जिस तरह से उसके ऊपर हंसी मजाक हो रहा है, जिस तरह से तमस्खुर उसका उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में, कि कभी वन व्हीलिंग की जा रही है, कभी बाइक के मडगार्ड के ऊपर बैठ के लैपटॉप यूज़ किया जा रहा है, कभी घूमते हुए आ रहे हैं, कभी बाज़ के सर के ऊपर कैमरे लगाकर ये इसको शो करेंगे जी ये ड्रोन्स का तोड़ हमने निकाल लिया। तो मुख्तलिफ ओछे हथकंडे जिसके ऊपर सर्कस में तो आप किसी को मुतासर कर सकते हैं, बच्चों को तो आप हंसा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे किसी बहादुर गयूर मुल्क के साथ, उसकी फ़ौज के साथ मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और मिडल ईस्ट के अंदर जो तलखियाँ हैं, जो शिद्दत है वो ज़ोर पकड़ रही है। और मार्को रूबियो का जो बयान है जिसमें वो कहते हैं कि जी ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी में बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि मुस्तकबिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे भी हो सकते हैं। और ईरान के हालिया मुजाहरों में यकीनी तौर पर हज़ारों अफराद हलाक हुए थे। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुआ जिसमें कई अफराद हलाक हुए और मुल्क में इंटरनेट की बंदिश भी इस वक्त शुरू हो गई। लेकिन असल खबर क्या है उसकी तरफ आते हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी है। ये वो वीक पॉइंट है, ये दुखती रग है डोनाल्ड ट्रंप की, जिससे उन्होंने सख्ती से मना किया था कि ईरान इससे बाज रहे वरना हम मजबूर हो जाएंगे ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर। तो ईरानी अदलिया के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हमीद रजा ये शख्स था जिसको अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया। और ईरानी अदलिया का कहना है कि हमीद रजा पर मोसाद को खुफिया मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। और इसके अलावा हमीद रजा पर तकरीबी कार्रवाइयों के लिए धमाका खेज मवाद खरीदने, धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम है, जिसके बाद हमीद रजा को फांसी दे दी गई है। और अब यकीनी तौर पे एक बड़ी परेशानी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अंदरूनी सतह पर उसके लिए दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटेटर्स जिसके वजह से आपने पिछली बार भी हमला किया, ईरान के अहम जो ऑफिशियल्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको अस्करी क़यादत को आपने निशाना बनाया, रास्ते से हटाया, वो सहूलतकार अब एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर उन्हें इबरत का निशान बनाया जा रहा है। अच्छा, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ईरान पर मुमकिन हमला जो है वो माजी से कैसे मुख्तलिफ होगा। ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात भी कर रहा था कि इस बार मुमकिन तौर पे ईरान पर कहां कहां अमेरिका हमलावर हो सकता है। तो उससे मुतालिक खबर आ गई है नाज़रीन। और इस बार जो हमला होगा बरतानवी हुकूमत के साथ ईरान पॉलिसी पर काम करने वाले ये एक्सपर्ट हैं मैथ्यू स्यूल, जो कहते हैं कि अमेरिका के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं वैसे तो, और उसमें पहला ऑप्शन ईरान की फौजी सलाहियतें हो सकती हैं, जैसे उसके बैलिस्टिक मिसाइल या साहली मिसाइली बेड़ियाँ जो हैं, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल नाज़रीन बैकबोन है। यही वो हमला था जिसने पिछली बार भी इसराइल को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। और इसी खदशे के पेश नज़र अभी तक अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला नहीं किया गया। तो इस बार उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इन पर हमले से अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को कमजोर कर सकता है। ईरान के पास अब भी कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स का जखीरा भी मौजूद है। इससे अमेरिका के खलीजी इत्तेहादी परेशान है और कुछ पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो मजीद अमेरिकी हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये भी सुन लीजिए। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ईरानी हुकूमत को निशाना बनाया जाए, जो लीडरशिप है, आयतुल्लाह खमनाई समेत जो अहम लीडरशिप है, सदर मसूद पेज़ेश्कियान है या फिर उनकी करता धरता है अब्बास इराक़ची हैं, ये वो सारी मेन टियर लीडरशिप है जिसको अगर निशाना बना दिया गया तो फिर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यकीनी तौर पे ईरान की गवर्नमेंट ने पहले ही दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रखे होंगे, लेकिन तलखी कई गुना बढ़ सकती है, जंग की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो सकता है। मैथ्यू स्यूल मजीद क्या कहते हैं वो भी सुनिए।
वो कहते हैं जी फौजी ताकत के मराकज के पीछे जा सकते हैं बशमूल ईरान की पासदाराने इनकलाब और शायद वो मलेशिया जो मुजाहरों को दबा रही है। अगरचे ईरानी क़यादत पर हमला ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस खदशे का इजहार भी उन्होंने किया। जो प्रॉक्सीज हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं जी काम बंद होना चाहिए, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल ने गुज़श्ता साल 12 रोज़ा जंग के दौरान सीनियर ईरानी हुकाम को निशाना बनाया था, लेकिन इम्कान है कि ईरान ने इसके बाद से सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है। मैथ्यू सील का कहना है कि अमरीका मुमकिन तौर पर सीनियर अफराद को तलाश करके हलाक कर सकता है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि मजमूई असर इसका क्या होगा। और इससे मौजूद हुकूमत की आखिरी मौत का मुशाहिदा कर सकते हैं, लेकिन ये मसला है कि इसे ख़त्म होने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। तो इस वक्त फौरी तौर पे अमेरिका का ईरान पर हमलावर हो जाना और अपने मतलूबा अहदाफ को हासिल कर लेना, ये कोई इतना आसान मामला नज़र नहीं आता। अगरचे सदर ट्रंप ने कहा है कि फौजी ताकत इस्तेमाल करते हुए वो माजी में ये वाजे कर चुके हैं कि किसी तौर पर भी तनाज़े की ख्वाहिश नहीं रखते तवील तौर पर। अच्छा, इस वक्त जो अगर ख्वाहिश की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि फौरी तौर पे महदूद वक्त में कोई इतनी मौसर वो कार्रवाई कर दें कि सारी दुनिया वाह वाह करने पर मजबूर हो जाए, अपने अहदाफ भी वो हासिल कर दें, ईरान को वो बाज रखने पर भी आमादा कर दें और ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ना हो, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो और ज़्यादा तनकीद भी ना आए, आलमी प्रेशर भी ना आए। तो ये सारे अहदाफ एक वक्त में, इतने कम वक्त में अमेरिका पूरे कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान की तैयारी पहले से ज़्यादा है और उसके लिए वो किसी भी तौर पे कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जब उनको लग रहा होगा कि वो खुदा ना खास्ता डूब रहे हैं, तो वो 2-4 लोगों को तो लेके डूबेंगे, जो 2-4 लोगों से मुराद 2-4 ममालिक को लेके डूबेंगे और इसका विज़ार कर चुके हैं इस अंदाज में कि इस खत्ते के अंदर भी जहाँ जहाँ अमरीकी बेसिस हैं, इंस्टॉलेशन हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा और साथ में इसराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, अमरीका भी बचेगा नहीं। तो ट्रंप ने किसी ऐसी सिफारती हल को भी मुस्तरद नहीं किया जिसके तहत ईरान को अपने जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर करना पड़ेगी। मैथ्यू सील के मुताबिक ट्रंप को अब अपने इस ख्वाहिश पर गौर करना है, वो ऐसे लीडर के तौर पर नजर आए कि उनके फैसले से कोई हतमी नतीजा निकल सके। साथ में ईरान ये कहता है कि जी दबाव डाला गया तो ऐसा जवाब देंगे जिससे पहले मिसाल नहीं मिलती। तो पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक जवाब का वो पहले ही कह चुके हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने माजी में अफगानिस्तान और इराक की जंगों में गलतियां की जिन पर $7 खरब से ज़्यादा खर्च हुआ और 7,000 से ज़ायद अमरीकी जानें भी ज़ाया हुई हैं। तो सदर ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात के बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। साथ में ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान जोहरी मुआहिदा नहीं करता तो अगला हमला ज्यादा शदीद होगा। तो अभी ये मामला जो है सिर्फ इल्जामात के हद तक है। ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और धमकाने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है बयानात की हद तक, लेकिन ईरान किसी भी तौर पर इस दबाव में आने को तैयार नहीं है। आपने हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा है कि जिसमें आलमी जो इकोनॉमी है लगभग 35 से 37% इसका इन्हिसार है और एक बड़ा हिस्सा जो है तेल का, उसकी तरसील का इसी रास्ते से गुजरता है। तो वो कहते हैं कि जी ये मुमकिन नहीं है कि हम आबना हुर्मुज़ को सलामत छोड़ दें और दुनिया को ये एहसास ना हो कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उससे सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ना सिर्फ मैशत बल्कि अमन भी इससे तबाह हो सकता है। और चाइना भी इसमें ये कह रहा है कि अफ़ाम तफ़हीम से मामला को हल किया जाए। पाकिस्तान की भी ये कोशिश है, पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान है पाकिस्तान का, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। अब तक के जो बयानात हैं अक़वाम मुत्तहिदा में हिमायत करना हो बयानात की हद तक या इक़दामात की हद तक, पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और पिछली बार की तरह इस बार भी अगर कोई जारियत मुसल की जाती है इजराइल की तरफ से तो ना तो पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने देगा, ना ही किसी जारियत को सपोर्ट करेगा, सिफारती तौर पर भी और अमली तौर पर भी। तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि मामलात को फ़हम तफ़हीम से मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके ताकि जो एक माली नुकसान है, जो तेल का बहरान, तवानाई का बहरान पैदा हो सकता है बल्कि आलमी अमन भी इससे तबाह हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अमेरिका को भी सोच विचार करना होगा, होश के नाखून लेने होंगे। और अगर इस बार हमला हुआ तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मुतासिर होगा वो ईरान नहीं बल्कि इजराइल होगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।